नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो निवेदन मेरा ये है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नियमित मिलते रहें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। गालियां छोड़कर आप जो भी चाहें अपनी प्रतिक्रिया अच्छी बुरी लिख सकते हैं। कुछ मित्र गालियां भी लिखते हैं तो वो थोड़ा सा अपाच्य होती हैं और ऐसे मित्रों के लिए शायद ये प्लेटफॉर्म है भी नहीं। बहरहाल मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ, आज से 5 दिन पहले मैंने एक खबर लगाई थी, एक वीडियो डाला था इंग्लैंड की हिंदी सेविका फ्रांसिस्का ऑर्सनी के बारे में। और इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा, सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, अच्छी भी दी, बुरी भी दी। और लोगों ने कहा कि आपने एक अर्बन नक्सल हिंदी सेवी की बात की है, उसका पक्ष लिया है। तो मैं ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि में न कोई ग्रामीणी नक्सल है और न कोई अर्बन नक्सल है। मेरे दृष्टि में जो हिंदी सेवी है वो हिंदी सेवी है, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान का हो। हिंदी की जो सेवा कर रहा है वो हिंदी सेवी है। अब सवाल है फ्रांसिस्का आर्सेनी का। फ्रांसिस्का आर्सेनी को लोग अर्बन नक्सल क्यों मानते हैं ये वो जाने। और उनकी इस धारणा का मैं खंडन भी नहीं करना चाहता, मैं उसका बुरा भी नहीं मानता, ये उनकी अपनी धारणा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि फ्रांसिस्का आर्सेनी हिंदी की सेविका है और हिंदुस्तान से उनका पुराना नाता है, आज का नहीं है, दशकों पुराना नाता है। उनकी माँ भी साहित्य की प्रेमी रही, हिंदी साहित्य की प्रेमी रही। फ्रांसिस्का पिछले 21 अक्टूबर को हिंदुस्तान आई थी। वो चीन में एक एकेडमिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, वहाँ से लौटी तो हांगकांग होते हुए वो दिल्ली आई। और दिल्ली में उनको ये कह के बैरक कर दिया गया, लौटा दिया गया वापस हांगकांग को, कि आपका यहाँ के जो वीजा नियम है उनका उल्लंघन करने की दोषी है, इसलिए आपका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है, आप भारत की धरती पर कदम नहीं रख सकती, इसलिए कृपा करके वापस जाएं। वो चली भी गई, वो कर भी क्या सकती थी। और अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने भारत सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कोई अपील किसी सक्षम मंच पर की हो। इस मामले में अपील पहले तो आव्रजन अधिकारियों के सामने ही की जाती है, वीजा में जो देते हैं, जारी करते हैं, उनसे की जाती है, फिर बात नहीं बनती तो अदालतों तक मामला जाता है। लेकिन अभी तक मेरी सूचना ये है कि फ्रांसिस्की ऑर्सनी ने इस मुद्दे को लेकर के अभी तक कहीं अपील दलील नहीं की है। आपको मालूम है फ्रांसिस्की ऑर्सनी की जन्मभूमि इटली है, लेकिन उनकी कर्म भूमि लंदन है। और जो प्रेम हिंदुस्तान से करती हैं, यानी एक दिल है और 3 जगह बटा हुआ है, गर्भनाल इटली में, कार्य क्षेत्र लंदन में और प्रेम भारत से। और वो कहती हैं, उन्होंने अपने कई साक्षात्कारों में कहा कि उनका दिल इलाहाबादी है, इलाहाबाद से उन्हें बहुत प्रेम है और इलाहाबाद से को वो अपना दूसरा घर भी मानती हैं। हिंदुस्तान में जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, चाहे वो नामवर सिंह रहे हों, चाहे केदारनाथ सिंह रहे हों, इन सब से हिंदी साहित्य के बारे में फ्रांसिस्का आर्सेनी ने खूब जाना है। फ्रांसिस्का की जो हिंदी सेवा है वो यात्रा भी कोई नई नहीं है, 4 दशक पुरानी यात्रिका उनकी हिंदी सेवा का इतिहास है। और वो वेनिस विश्वविद्यालय में हिंदी में उन्होंने बीए किया और उसके बाद वो शोध करते हुए उन्होंने पीएचडी की और फिर बाद में वो दक्षिण एशियाई भाषाओं की प्राध्यापिका हो गई, हिंदी भी उसमें एक है। ऐसा कहते हैं कि और बताया जाता है, खुद फ्रांसिस्का ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जब 20 साल पहले बनारस आई थी और वहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा में 1 महीने ठहरी थी। अब अगर कोई अर्बन नक्सल होता तो क्या नागरी प्रचारणी सभा उसे अपने यहाँ 1 महीने मेहमान बना के रखता? ये काबिल गौर सवाल है। और ये सवाल मेरा उन खास मित्रों से है
जिन्होंने 21 तारीख को ऑर्सनी के वीडियो को देखने के बाद कहा था कि मैं गलत आदमी की पैरवी कर रहा हूँ और वो तो अर्बन नक्सल है। अब अर्बन नक्सल है तो है भाई, उसको कोई सर्टिफिकेट भारत सरकार ने ऐसा दिया नहीं है, लेकिन जो मित्र देना चाहते हैं वो आज़ाद हैं, दे सकते हैं। जब वो यहाँ आई थी बनारस में तो खुद फ्रांसिस्का कहती हैं कि जो प्रेमचंद की पौत्री थी उनसे उनकी दोस्ती हो गई और उसके बाद उनका आना जाना बना रहा, लगातार बना रहा। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी और उन्होंने कई शोध भी किए। उनके निर्देशन में बहुत से हिंदी के छात्रों ने PhD की उपाधि भी हासिल की। अब फ्रांसिस्का आर्सेनी के मामले को लेकर के भारत सरकार का जो स्पष्टीकरण है वो अलग है। उनका ये कहना है कि देखिए जो इनको रोका गया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है, वो नियमों के अनुसार किया गया है, उसके पीछे कोई दूसरी बात नहीं है, विचारधारा की बात नहीं है। लेकिन हो तो हो, क्या कर सकते हैं। भारत के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, वो कहते हैं कि भारत सरकार का ये निर्णय है बहुत ही घटिया निर्णय है, असुरक्षित, विक्षिप्त और मूर्खतापूर्ण निर्णय, वो रामचंद्र गुहा कहते हैं। अब रामचंद्र गुहा वरिष्ठ साहित्यकार है और उनकी जो धारणा है इस फ्रांसिस्का आर्सेनी के को प्रवेश न दिए जाने को लेकर, वो उनकी धारणा है। हमारे शहर ग्वालियर के रहने वाले हैं और JNU में हिंदी के प्राध्यापक रहे, सेवानिवृत्त हैं, UPSC के सदस्य रहे हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल। अब वो भी इस मामले में बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं ऐसा कौन सा राष्ट्रहित खतरे में था जो फ्रांसिस्का आर्सेनी को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। बहुत से लोग हैं, मुकुल केसवान साहब हैं, इन्होंने भी इस घटना की आलोचना की थी। अब फ्रांसिस्का और आर्सेनी मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 में पिछले साल हिंदुस्तान आई थी और वो यहाँ उन्होंने तमाम एकेडमिक गतिविधियों में भाग भी लिया था। अब वो वीज़ा नियमों के अनुसार अगर वो गलत था तो उन्हें उसी समय रोका जाना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका गया। अब कहा गया है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर आती हैं और एकेडमिक गतिविधियों में भाग लेती हैं, ये हमारे वीज़ा नियमों का उल्लंघन है। हो सकता है कि फ्रांसिस्का आर्सेनी को इसकी जानकारी नहीं हो और हो सकता है कि हो, तो ये जांच का विषय है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन कहा जाता है जो लोग फ्रांसिस्का को अर्बन नक्सल मानते हैं, उनका ये कहना है कि फ्रांसिस्का हिंदी सेवा के अलावा भारत के दूसरे मसलों पर भी अपनी राय रखती नहीं है, जो उनके अर्बन नक्सल होने का प्रतीक है। उन्होंने CAA जब आया तो उसकी निंदा की। उन्होंने जब ये जम्मू कश्मीर का मामला था तो उसमें भी 150 लोगों ने, जो देश के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जो दस्तखत किए उस पर भी फ्रांसिस्का आर्सेनी ने दस्तखत किए थे। और फ्रांसिस्का आर्सेनी खुद आरोप लगाती हैं कि भाषाओं को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। अब मुझे लगता है कि फ्रांसिस्का को भारत में प्रवेश न देने का असली कारण यही है कि वो भारत के दूसरे मामलों में, एकेडमी और संस्कृति और साहित्य के अलावा दूसरे मामलों में दिलचस्पी लेती हैं, इसलिए उनका भारत में प्रवेश रोक दिया गया, उन्हें शहरी नक्सल मान लिया गया। और हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक नहीं कहा कि वो शहरी नक्सल हैं। उनका तो ये कहना है कि भाई वीजा नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया है, इसलिए उनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलता। लेकिन समस्या ये है कि फ्रांसिस्का ने भी इस मुद्दे पर अभी कहीं कोई अपील नहीं की है, न उनके वकील ने कहीं कोई अपील की है, न उनके शुभचिंतकों ने कहीं कोई अपील की है। सिर्फ सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं से भारत के बारे में कोई बहुत अच्छी छवि दुनिया के बाहर नहीं बनती है। आप किसी साहित्यकार को रोक से प्रवेश से, और वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है, वो आपके मुद्दों पर, आपके अंदरूनी मुद्दों पर भी अगर कोई राय व्यक्त करते हैं तो एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में उसे ये अधिकार होना चाहिए,
चाहे वो इटली का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे किसी भी देश का हो। तो फ्रांसिस्का आर्सेनी के साथ जो भारत सरकार का व्यवहार है वो क्षोभ पैदा करने वाला है। मुझे भी ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग अक्सर बहुत से देशों में टूरिस्ट वीजा पर जाते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मैं खुद चीन गया, थाईलैंड गया, मैं आपके इंडोनेशिया गया, वियतनाम गया, वहाँ मैंने साहित्यिक गतिविधियों में भाग लिया, लेकिन मुझे वहाँ की सरकारों ने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला। इतनी उदारता तो बरतनी चाहिए। अगर कोई आपके देश की भाषा, आपकी संस्कृति, आपके साहित्य में दिलचस्पी रहता है तो उसके प्रति इतनी उदारता हर सरकार को बरतनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि कोई भी, चाहे वो फ्रांसिस्का आर्सेनी हो या कोई दूसरा आदमी हो, उसको हम शहरी नक्सली नहीं मान सकते, जैसे कि हम हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को बड़ी आसानी से उनके ऊपर एक लेवल चस्पा कर देते हैं, ये शहरी नक्सली हैं। अब शहरी नक्सली कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रमाणित करना बड़ा मुश्किल होता है। बावजूद इसके कि आप जिनको शहरी नक्सली मानते हैं, जिनको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं, जिनको आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, उनको दुनिया की तमाम संस्थाएं सम्मानित करती हैं। अब चलिए फ्रांसिस्का आर्सेनी को भूल जाइए। हमारे जो सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख वाले गांधीवादी हैं, साहित्यकार भी है, अध्यापक भी है, नवाचार करने वाले भी हैं, उनको भी जब आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान करके एनएसए के तहत जेल में डाल दिया, तो फिर फ्रांसिस्का आर्सेनी के बारे में तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने घर में भी अपने कानूनों का, अपने प्रावधानों का अगर अनुचित उपयोग करते हैं तो फिर कोई बात करने का मतलब नहीं है। आपके इसी देश में तस्लीमा नसरीन कितने दिन से रह रही हैं, वो कौन सी हिंदी की सेवा कर रही हैं? वो तो बांग्ला में लिखती हैं, उनके अनुवाद अंग्रेजी में दूसरी भाषाओं में होते हैं, और वो भारत के तमाम मुद्दों पर भी दाएं बाएं से बोलती हैं, लेकिन वो आपको प्रिय है। वो आपको फ्रांसिस्का आर्सेनी की तरह शहरी नक्सल नहीं लगती। आप पिछले 1 साल होने को हो गया, पूरा 1 साल हो गया, आप शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं, उनको अपने यहाँ रखे हुए हैं, जबकि उनका देश, उनके देश की मौजूदा सरकार, मौजूदा कानून उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, आपसे मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप साहित्यकारों के प्रति अपना रवैया बदलिए। साहित्यकारों को एक डंडे से हाँकने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो आपकी नीति, आपके दूसरे जो मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अपनी कोई स्वतंत्र राय रखते हैं, तो आप उन्हें भारत विरोधी मान लें, आप उन्हें भारत की सुरक्षा के लिए खतरा मान लें, तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से फ्रांसिस्का आर्सेनी को भारत आने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अब वो फिर कभी भारत आना चाहेंगी या नहीं आना चाहेंगी तो वही बता सकती हैं, लेकिन जिस ढंग से उनको अपमानित करके हवाई अड्डे से वापस भेजा गया है, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो वो भारत आने के बारे में नहीं सोचेंगी। लेकिन भारत में हिंदी की सेवा करने वाले तमाम संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं, एकेडमिक संस्थाएं हैं, वो उनको सम्मान के साथ बुलाएं, भारत सरकार से आग्रह करें कि उन्हें उस ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जाए जिसमें से उनको शामिल किया गया है वीज़ा नियमों के उल्लंघन को लेकर के। अगर वीज़ा नियमों में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने को अपराध माना जाता है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी भारत की सरकार इस प्रावधान में कुछ शिथिलता बरते। भारत का कोई ना, भारत के बाहर से कोई अगर सम्मानित व्यक्ति आता है, खास तौर पर हिंदी की सेवा करने वाला, तो उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि वो टूरिस्ट है इसलिए हिंदी की सेवा या हिंदी साहित्य या हिंदी संस्कृति या हिंदी भाषा के बारे में होने वाली गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में फ्रांसिस्का आर्सेनी फिर से हिंदुस्तान आएंगी, इलाहाबाद जिसको वो दूसरा घर मानते हैं वहाँ जाएंगी,
JNU हो, DU हो और भी दूसरे विश्वविद्यालय हों, वहाँ उनका स्वागत होगा और भारत सरकार अपने निर्णय पर एक बार फिर पुनर्विचार करेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया लिखिए। आप उन्हें फ्रांसिस्का को अर्बन नक्सल माने या रूरल नक्सल माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चक्षुदर्शी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।